तो आई थिंक हमने नॉमेनक्लेचर तक कंप्लीट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, राइट। नॉमेनक्लेचर के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे, ऑल द रूल्स वी हैड रिटन, देयर वर कपल ऑफ स्मॉल टाइनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन द टेक्स्ट बुक, दैट दोस आल्सो वी हैड करेक्टेड, राइट। One more thing that you have to note from this table that is given on page number 196. पेज नंबर 196 पे आ जाओ सारे बच्चे और देखो जरा एक टेबल जो दिया हुआ है उसमें जो कुछ टिपिकल नाम हैं उनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना। जैसे जो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो चेंज की है, जैसे कि आइड बिकम्स ओ, तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ये सबका सिंपल हो गया, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने जैसा नहीं। आपको पता है जहां जहां आई डी ई है वो तीनों हटा दो और ओ लगा दो, ठीक है। जहां जहां ए टी ई है वहां का सिर्फ लास्ट का ई हटाओ, ओ लगाओ, तो कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, ये सब, थायोसाइनेटो एंड ऑल दोस, अगेन दोज आर सिंपल स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। द टिपिकल वंस आर दिस, जैसे कि वाटर इज aqua, समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट है ना, वाटर इज aqua, ये नोट कर लेना जरा। जैसे इथिलीन डायमाइन इज इथिलीन डायमाइन फुल नेम, ओके। जैसे कि अमोनिया बिकम्स अमीन एंड दे हैव रिटन नोट द स्पेलिंग ऑल्सो, है ना। तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे 2-3 चीजें हैं, जरा इनके नाम आप लोग नोट कर लेना। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि जो आईयूपीएसी नेम है कुछ कंपाउंड्स के लैटिन वाले, उनको नोट कर लेना बच्चों। जैसे जो सॉरी नॉट कंपाउंड्स, मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड का ऑरेट मैंने बोला था आपको, या क्रोमियम सॉरी कॉपर का क्यूपरेट, और है ना ऑल दोस। तो ऐसे 2-3 कुछ नाम वगैरह थे। सिल्वर यहां पे लिखा नहीं बट आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, आर्जेंटेट, सबको मालूम है सिल्वर का क्या हो जाएगा बच्चों, आर्जेंटेट हो जाएगा, राइट। और कुछ टिपिकल मेटल्स के मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखवा दिए थे पिछले सेशन में, तो वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखने, ठीक है ना। चलो आईयूपीएसी एज अ सिंगल टॉपिक बहुत वेटेज कैरी करता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन गारंटीड है एग्जाम में, ठीक है। या तो वो आपको स्ट्रक्चर देगा और नाम पूछेगा, ठीक है, अगर थियरी पेपर है तो आपको वो स्ट्रक्चर देगा नाम पूछ लेगा, या उल्टा नाम देगा स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक है, वो एक तरीका हो सकता है। और एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन, इस नाम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इस नाम में कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, इस नाम का आईयूपीएसी नेम क्या है, यू नो दोस थिंग्स दे विल आस्क यू, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आईयूपीएसी नेम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से वो पूछेगा, ओके। हमने थियरीज के बारे में पढ़ा था बच्चों। अब हमारी पहली थियरी वर्नर्स थियरी तो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी देख लिया। अब हमारी सेकंड थियरी की हम लोग बात करेंगे, दिस इज द सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी। क्या नाम था थियरी का? सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी। आपको नाम यहां पर मिलेगा आपके सामने, ठीक है। अब सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी का फंडा क्या था? फंडा ये था, जरा फंडामेंटल आइडिया समझना अच्छे से। फंडामेंटल आइडिया was based on a rule that he devised, right? And that was called the effective atomic number rule. क्या बोलते थे उसको बच्चों? Effective atomic number rule. तो ये EAN, ये जो EAN लिखा हुआ है यहां पर, इसको आप स्टैंडर्ड जो अब्रिविएशन है उसको याद कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको देगा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देगा एग्जाम में, और उसमें से डायरेक्ट पूछेगा कैलकुलेट द EAN ऑफ द मेटल एटम इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसने आपको दिया हुआ है, उसके सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। पहले ये समझो, ठीक है। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर बात करेंगे। यहां पर EAN की बात करते हैं। EAN कहां पे, क्यों कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, जरा समझो। तो यार देखो, हर मेटल का अपना एक एटॉमिक नंबर है, हर मेटल का अपना खुद का एक एटॉमिक नंबर तो है ही। सबको मालूम है एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z। सबको पता है ना ये तो, राइट। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z। अच्छा, सपोज एक मेटल है आपके पास, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज मेरे पास K4FeCN6, ये मेरा फेवरेट है ना, K4FeCN6 आपके पास। इसका आईयूपीएसी नेम क्या था? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये नाम था इसका, ठीक है। अब इसमें वो आपको बोलता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, कौन? आयन, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। बात समझ में आ रही है? ऐसे बोल रहा हूं। अब कैसे निकालना है? बहुत सिंपल बनता है, बहुत सिंपल फंडा इसका, बहुत सिंपल बात है। आपको क्या करना है कि इसका Z पता होना चाहिए आपको। आयन का क्या पता होना चाहिए?
Z यानी कि एटॉमिक नंबर। आयन का ओरिजिनल एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? तो Fe का ओरिजिनल एटॉमिक नंबर है 26। Fe का ओरिजिनल एटॉमिक नंबर क्या है? 26। ओके, अब यहां पर X और Y ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी, ध्यान से देखना। X और Y ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी। क्या है X और Y, जरा समझो। X है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द ओरिजिनल एटम लूजेस। अब मैं बोलूं कि यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, इस कंपाउंड में बच्चा लोग? तो आप बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यस और नो? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ये हमने ऑलरेडी इसमें भी कैलकुलेट करके दिखाया है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 हो गया। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए थे टू बिकम द आयन, मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे टू बिकम द आयन। यस और नो? दैट इज योर वैल्यू ऑफ X। ओरिजिनल क्या था? 26 उसका एटॉमिक नंबर था। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए थे टू बिकम द आयन। यहां तक सबको समझा? क्लियर है? अब उसने कितने लाइगेंड से बॉन्ड बनाया? कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों? 6। तो 6 साइनाइड आए। 6 साइनाइड, हर एक साइनाइड, हर एक लाइगेंड उसको एक लोन पेयर दे रहा है। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यस और नो? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो वो यहां पे आएगा। तो ये समझा आपको कि Z क्या है, X क्या है और Y क्या है? जरा लिख लेते हैं। Z क्या है? ओरिजिनल एटॉमिक नंबर। Z क्या है? ओरिजिनल एटॉमिक नंबर। X क्या है? X उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट टू फॉर्म आयन, टू फॉर्म दी आयन। इन शॉर्ट बोलूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड लास्ट में it is the number of electrons that are gained from the ligands. Yes? And the formula for EAN is very simple. The EAN का formula is Z minus X plus Y. फॉर्मूला क्या है बच्चों? Z minus X plus Y. तो यहां पर क्या आएगा आंसर? 26 minus 2 plus 12 that is 36 इलेक्ट्रॉन्स। समझा ये? तो अब यहां पर इफेक्टिवली ये 36 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच चुका है। इससे हमें क्या क्लैरिटी समझ में आती है कॉन्सेप्ट की ये क्लैरिटी समझ में आती है कि भाई ये मेटल है, मेटल की टेंडेंसी तो होती है जनरली लूज करने की। मेटल की टेंडेंसी जनरली क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, लेकिन यहां पर आयन जो Fe है वो गेन क्यों कर रहा है साइनाइड से? क्योंकि उसको 36 एटॉमिक नंबर तक पहुंचने का चांस मिल रहा है। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है कि नहीं है? 36 इज व्हाट नंबर? किसका? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस। यस? तो वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा तो स्टेबल फील करेगा। अब इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा एक कि ओके, ये नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच गया, स्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी गेन करने की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं बार बार ये कहता हूं कि जो बॉक्स के अंदर यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं होते डिसोसिएशन के वक्त। भाई जब वो स्टेबल फील करा तो वो बॉन्ड तोड़ेगा क्या? मुश्किल से तो वो यहां तक पहुंचा है, तो क्या वो बॉन्ड्स तोड़ने की उसकी टेंडेंसी होगी? नहीं होगी। तो इस रीजन से हम लोग जब डिसोसिएशन करते हैं तो ये बॉक्स को, ये आयन को एज इट इज रखते हैं, कॉम्प्लेक्स को। क्या ये बात आप लोगों के कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है? यस बच्चों? यस, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल आइडिया दैट सिडविक गेव अस। ही सेड कि पूरा गेम जो है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो EAN का, ऐसा उसने बोला कि तुम EAN समझ जाओ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बनता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? अब इसमें एक चीज आपको ये रियलाइज होगी कि आपको ना ओरिजिनल एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। ओरिजिनल एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तभी ही आप EAN अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप निकाल लोगे, वो तो मैंने आपको सिखाया ही है। प्रॉब्लम है यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता। कितने लोगों को ये याद नहीं रहता? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ भी होगा पहले। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स है। कौन से बच्चों?
3D सीरीज के लिए, मतलब डी ब्लॉक का जो थर्ड रो है ना आपके पीरियोडिक टेबल का, 3D सीरीज का, मतलब फोर्थ रो में आता है। क्यों 3D कहां से चालू होता है? फोर्थ रो से चालू होता है, बरोबर बोल रहा हूं, क्योंकि n-1 होता है ना डी। हाँ, एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं। 3D की फीलिंग कहां से चालू होती है? फोर्थ शेल चालू होगा तब 3D चालू होता है, ये बात से तो सब लोग अग्री करते हो। तो 3D सीरीज आपकी ये रही, और एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, 21, 22, 21 से लेके 30 तक ये सारे एटॉमिक नंबर्स हैं आपके। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, याद करना ही है, कुछ भी हो जाए। और याद करने का सिंपल तरीका भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, फिर से देख लो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ऐसे 21 से लेके 30 तक सारे आपने मेटल्स जो है वो लर्न कर लेने हैं, ताकि आपको कोई भी रैंडम आपको उठा के दे वो कंपाउंड, तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर पाओ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। बात समझ आ रही सब बच्चों को? CONH3 6 टाइम्स कोबाल्ट इस तरह से, और Cl3। अब यहां पर अगर आपको कोई बोले कि भाई इसका कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो, चलो फटाफट, आपको 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, फिर टाइम पास नहीं होना चाहिए। कोबाल्ट का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। ओरिजिनल एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए थे, और 6 उसके पास लाइगेंड है, 6 लाइगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन उसको मिले, तो टोटल कितना आया? 36। क्या ये बात भेजे में चली गई? बहुत ज्यादा इजी लग रहा है अभी? यस और नो? अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो यह मजाक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना इज अ जोक। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लो। जो ऊपर हमने K4 FeCN6 लिखा था, अब ये अगर K3 FeCN6 होता सपोज, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका, आयन का, कैसे निकालते? 26 माइनस, अब इस बार उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है, देखो 3 और +12, मतलब ओवरऑल आंसर आया 35। इट हैज टू रीच एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नियरेस्ट नोबल गैस। अब 3D सीरीज के लिए थोड़ा दिमाग लगाना, क्या 3D सीरीज के लिए मेटल के लिए जो अगली नोबल गैस है, जो नेक्स्ट नोबल गैस, क्योंकि नियरेस्ट बोलता हूं तो कुछ 1.5 बच्चे ये जरूर आर्ग्यूमेंट लेके आते, सर इसको आर्गॉन के पास भेजो ना। ठीक है, वो पता है मुझे कि तुम यही बोलोगे, हाँ सर ये 21 वाला तो आर्गॉन से ज्यादा नजदीक है ना। नेक्स्ट नोबल गैस, जो भी आने वाली नोबल गैस है, क्योंकि भाई वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो लूज करके नहीं, वो गेन करके बना रहा है। ये बात भूलो कि 12-12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो वो अगली जो भी नेक्स्ट नोबल गैस है सबसे नजदीक वाली, वो वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। इससे और एक तुमको हिंट मिल गया कि मैंने क्या बताया आप लोगों को बच्चों, कि आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है सब 3D सीरीज के मेटल के आने वाले हैं। हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल किए, आपने बार बार क्या देखा? आपने कॉपर देखा, निकल देखा, आयन देखा, क्रोमियम देखा, कोबाल्ट देखा, यही सारे मेटल देखे, बोलो हाँ या ना? क्या ये सारे 3D सीरीज के हैं? इस बात से आप अग्री करते हो? यस। तो क्या इन सबका घूम फिर के आंसर जो है वो क्लोज टू 35 या 36 आने वाला है? ये भी आप मानते हो? यस। तो अगर एमसीक्यू में आता है एग्जाम में और आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, तो कम से कम आप तुक्का किस पे मारोगे? 35 या 36 पे ही मारोगे। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप तुक्का मारो, मैं सिर्फ आपको हिंट, एक ट्रिक दे रहा हूं कि अगर आपका आंसर क्लोज टू 35 या 36 नहीं आ रहा है तो समझ जाओगे कहीं गलती कर रहे हो 3D सीरीज के लिए। बात समझ में आई? यस और नो? वही थी सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या बोलता है वो? ही सेड EAN equals to the number of electrons around the central metal ion in the complex। जो भी सेंट्रल मेटल आइटम है उसके आसपास एक्चुअली उसके आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, ये उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है। तो EAN इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लाइगेंड्स, जिसका जो फॉर्मूला है वो है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है। क्या? EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला को बॉक्स करके रखो सब लोग। किया सबने? डिफाइन एंड फॉर्मूला, 2 मार्क के लिए डिफाइन करने का, फॉर्मूला लिखने का।
आपको बहुत ऐसा ये है तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कंसिडर, ये वाला कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी बता दिए, ठीक है। पिक एनी वन एग्जाम्पल एंड राइट दैट, ओके। यहां पे कंसीडर लिखा है ये लोग ने, कंसीडर कर लेना उसको, ओके। सो दैट वाज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये कौन सा थियरी था? ये था सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, क्यों बना और कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, ओके। सो CrCO6 ये सारे जो हैं ये EAN रूल को ओबे करते हैं। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ नोबल गैस पे पहुंचेंगे, मतलब जो 36 पे पहुंच गए या 86 पे पहुंच गए या 54 किसका नंबर है? तुम सब लोगों को नोबल गैसेस के नंबर पता है कि नहीं पता है? मैंने सिखाया है ना, हेमा, नेहा और करीना 0 रहेंगे, सिखाया है ना, राइट। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आपको 36 या 54 या 86 ऐसा मिलेगा, तो आप अभी जो स्मार्ट बच्चे हो तो तुरंत ही कोरिलेशन निकाल लिए होंगे कि अच्छा 3D वाले हमेशा 36 पे पहुंचेंगे, 4D वाले 44 पे पहुंचेंगे, 5D वाले 86 पे पहुंचेंगे। इतना तो कोरिलेशन निकाल ही लिया होगा आपने, है कि नहीं बच्चा लोग, है ना। ये तो एंट्रेंस के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट वो ठीक है, वो चलो अलग बात हो गई। बट बेसिक आइडिया ये है कि जो 36, 54, 86 ये स्पेसिफिक नंबर पे पहुंचेगा वो रूल को फॉलो कर रहा है। जो उसके नजदीक पहुंचेगा जैसे 35, 53, 85 वो ट्राई कर रहा है बट अभी तक पहुंचा नहीं वहां। वो कंपाउंड बना बट उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है क्योंकि वो नोबल गैस तक एक्चुअली नहीं पहुंचा। बट 30 या 28 ये रेंज में तो तुमको आंसर नहीं मिलने वाला है। समझ गया ना बात को? यस और नो? बढ़िया। तो ये खत्म हो गया आपका यहाँ पे ये आपका सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वही चिंदी था। EAN बस एक ही कॉन्सेप्ट है उसमें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक ही कॉन्सेप्ट है। मैंने 3D सीरीज भी बता दी कैसे याद रखनी है, सिंपल तरीके से याद कर लो। उसके बाद एक सब टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज आइसोमेरिज्म। जैसे IUPAC एक अपने आप में एक सब टॉपिक की तरह ट्रीट किया जाता है। मैंने आपको बताया कि IUPAC पे एक क्वेश्चन आता है, वो एक सब टॉपिक हो गया। ठीक उसी तरह आइसोमेरिज्म पे भी एक सब टॉपिक आता है। ये एक अलग मतलब एक अलग ही ये हो गया, ट्रैक हो गया इस चैप्टर का। बट बिफोर आई गो टू आइसोमेरिज्म, I'll come back to. Before I go to isomerism, we will discuss VBT. And why do we need to discuss VBT? पहले अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आप VBT जब समझ लोगे तो VBT के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी, आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी, आपको शेप, उसके फीचर्स, उसकी स्टेबिलिटी, ये सब कुछ समझ में आएगा। और उसके हिसाब से थोड़ा आइसोमेरिज्म को जज करना और भी आसान, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर जब समझ में आता है ना, ज्योमेट्री समझ में आती है, तो आइसोमेरिज्म को जज करना थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो सीक्वेंसिंग में अपन क्या कर रहे हैं, अपन पहले VBT पढ़ रहे हैं, फिर अपन आइसोमेरिज्म करेंगे। फेयर इनफ बच्चा लोग? ठीक है। तो अपना वर्नर्स थियरी कंप्लीट हो गया, अपना सिडविक थियरी हो गया। तीसरी थियरी थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और वैलेंस बॉन्ड थियरी का सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलती थी भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे, बट वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बस हिलते डुलते नहीं आ जाते बॉन्डिंग करने। वो पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ताकि अच्छी ज्योमेट्री बने, अच्छी स्टेबिलिटी बने, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, और फिर वो बॉन्डिंग करते हैं। आप बोलोगे हाँ सही बात है। ठीक वही कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज कहां लगता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी लगता है। ठीक है ना। VBT को समझने के लिए टेक्स्ट बुक की भाषा तो देखेंगे अपन, बट अपन पहले अपना तरीका जो हमेशा अपन स्टोरी फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसे जरा मैं आपको समझाता हूं VBT के हिसाब से। और VBT ट्रस्ट में इतनी सही चीज है कि आप अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करोगे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, तो आप उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हो। कैसे, जरा एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कोई आपको एक रैंडम कंपाउंड दे, चलो ठीक है, आपको मैं ऐसे बोलता हूं कि कंसीडर या एक्सप्लेन, एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सप्लेन अगेन योर फेवरेट K4FeCN6 विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, कि इस कंपाउंड को वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से समझाओ।
क्या बोला उन्होंने? ये कंपाउंड को आप एक्सप्लेन करो, और इसको एक्सप्लेन किसके हिसाब से करो? वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से एक्सप्लेन करो। ये उनका सवाल है आपसे, और ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आपके थियरी पेपर में बोर्ड्स में आता है बच्चा लोग। ठीक है, वो बोलते हैं एक्सप्लेन द कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू वीबीटी। तो व्हाट डू दे मीन बाय इट? दे मीन कि आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज वीबीटी के हिसाब से समझाओ। समझ रहे हो? तो ऐसे केस में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप उस कंपाउंड को क्या कर लो? डिसोसिएट कर लो। क्या करोगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में बच्चों? कंपाउंड को क्या करोगे? डिसोसिएट कर लोगे, मतलब उनके जो आयॉन्स हैं उनको अलग कर लो। और आपको ये बताया मैंने कि आयॉन्स कौन सा वाला अलग होगा, कौन सा नहीं होगा, ये ऑलरेडी सबको आता है, आई एम श्योर। तो 4K प्लस FeCN 6 टाइम्स 4 माइनस, करेक्ट है? ठीक है, आपने बोला ओके, हमने स्टेप नंबर 1 में डिसोसिएशन कर लिया, इजी। स्टेप नंबर 2 में आप बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कितना है वो आप निकाल लोगे। कितना है? +2। कितना है? +2। ये तो सबको निकालने आता है। अगर नहीं आता तो यहां पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं। क्या बताया था मैंने? Fe + 6 टाइम्स ऑफ साइनाइड इक्वल टू -4, सो Fe -6 इक्वल टू -4, सो Fe इज इक्वल टू +2। अग्रीड? ऐसे निकाला था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन यहां पर कितना है बच्चों? 6। दैट इज इट इज गेनिंग व्हाट? 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां पर क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि कुछ गधे बच्चे हमेशा 6 को 6 ही गिनते हैं। 6 को क्या करना है? 12 इलेक्ट्रॉन्स गिनना है। ये दिमाग में रखो जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए कि नहीं आए? यस। या फिर आप ऐसे लिखो, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड, ऐसा लिखो। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग गलती बिल्कुल भी करने का स्कोप ना रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज 6, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड। अब यहां से शुरू होती है मेरी एक छोटी सी कहानी। ठीक है, अब समझो मैं हूं Fe। ये जो Fe का जो एटम है आयन का, ये मैं हूं, और मेरे पास एक बड़ा सा घर है, भगवान करे हो बड़ा घर है। बड़ा घर मतलब इतना बड़ा मेरे पास बंगलो है, और उसमें बाहर मैंने एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? गेस्ट हाउस। ये कहानी सुनना ध्यान से। अब होता क्या है कि आप में से कोई एक मेरे घर पे रहने आता है। मैं एज अ गेस्ट, आप मेहमान बन के मेरे घर पे आ रहे हो। समझो आप बात को, कहानी देखो क्या कहां जा रही है। तो मैं हूं आयन और आप हो साइनाइड। आप मेहमान बन के आ रहे हो मेरे घर पे, लेकिन आपने क्या किया कि आप अपने साथ पूरी फैमिली लेके आए हो। क्या लेके आए हो? पूरी की पूरी फैमिली। आप अपनी फैमिली के 6 मेंबर लेके आए रहने के लिए। समझे बात को? हाँ, आप ऐसे 6 साइनाइड आ गए एक साथ, और मतलब 12 और 6 लोग आए, और उनके ऐसे बच्चे सब 12 लोग आ गए रहने के लिए मेरे घर पे। अब मेरे घर पे जगह उतनी है या नहीं है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। व्हेन आई से घर में जगह है कि नहीं, मतलब आयन के पास, Fe के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है कि नहीं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? आपको ऐसे सोचना है, जैसे आपके घर पे मेहमान आता है, आप क्या करते हो? आप एडजस्टमेंट करते हो ना। नहीं, जैसे मैं आपके घर पे रहना हो तो आप क्या बोलोगे? अच्छा सर, आप बेडरूम में सो जाओ, हम हॉल में सो जाएंगे। क्योंकि आप अपने को ऐसा सिखाया गया ना कि मेहमान लोगों के लिए थोड़ा करना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां पर भी वो अकोमोडेशन की बात है। तो आपको अकोमोडेट करना है सामने वाले को। अगर आपके घर में खाली रूम्स पड़े हुए हैं तो टेंशन नहीं, आप अमीर हो, आपके पास गेस्ट रूम पड़े हुए हैं। तो अगर इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं तो इसको टेंशन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? ये बोलेगा अच्छा ठीक है साइनाइड आ जाओ, बहुत सारा खाली रूम पड़ा है, यस मेरे पास गेस्ट हाउस है, आई विल अकोमोडेट यू देयर, नो प्रॉब्लम, है ना? तो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट कि इसके पास स्पेस कितनी है, और उसके लिए अपने को किस चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों? अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया सबको,
पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो रिवाइज करो। अब समझो ये आयन है, स्टेप 3 देखो ध्यान से, समझो ये आयन है, तो इसका मैं आपको ग्राउंड स्टेट लिख के बताऊंगा। पहले क्या लिख के बताऊंगा? ग्राउंड स्टेट। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट में आयन क्या है? नंबर 26 है। ध्यान से सुनना, ग्राउंड स्टेट में आयन क्या है गधे बच्चों? नंबर 26, दैट इज आर्गोन 18, 4s2 और 3d में कितना? मैंने एक ट्रिक बताई थी 11th में, एक ट्रिक बताई थी कि ये 26 है तो यहां पे 3d6 है। ये याद है सबको? याद नहीं है तो याद कर लो। आयन 26 है मतलब 3d6 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते थे। ठीक है, तो मेरे को 3d6 अभी बनाने का आपके लिए, तो मैं यहां पे बनाता हूं 3d6 देखो, और यहां पे मैं बनाता हूं 4s2। समझ रहे हो बात को? अभी 3d में कितने कंपार्टमेंट? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अब यहाँ पे है कुछ नमूने जिनको ये भी नहीं पता कि डी में कितने ऑर्बिटल हैं और इनको आईआईटी जाना है ना? तो अगर आप उनमें से हो तो थोड़ा सा वर्क करना शुरू करो अपने बेसिक्स पे, अभी भी टाइम है आपके पास। चलो 3d6 हंट्स रूल कैसा बताया था? 1 2 3 4 5 एंड 6 बरोबर है। पहले सब में सिंगल सिंगल डालो, फिर क्या करो? पेयरिंग करो, और 4s2 में 2। ये आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ये सबको समझ में आई? तो ये मेरे घर का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात? एकदम क्लैरिटी के साथ बच्चा लोग। अब जरा यहां पर फोकस करके समझना, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और कहानी के माध्यम से, मतलब कि एक स्टोरी फॉर्म में सिखाने वाला हूं ताकि आपको याद रह जाए। अब एक चीज पहले नोट करो कि 4s यानी कि फोर्थ शेल चालू हो चुकी है, तो क्या 4p 4d एग्जिस्ट खाली रहेगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? 4p क्योंकि फोर्थ शेल तो चालू हो गई ना तुम्हारी, तो 4p है। क्या है? 4p है, 4p है। ठीक है, और 4d भी है, ये भी लिखते हैं। 4d भी भाई खाली पड़ा हुआ है, बहुत 4f भी खाली है तो 4s 4p 4d 4f खाली पड़ा हुआ है। कब भरेगा, कैसे भरेगा, वो हमको सोचना है। आप लोग समझ पा रहे हो अभी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? अब यहां पे मैंने d थोड़ा छोटा बना दिया, समझ जाना। तो कहानी कुछ इस तरह है बच्चों। कहानी ये है कि आप आ गए मेरे घर पे और आप अपने 12 चिल्लू पिल्लू, मतलब बच्चे आपके तो बच्चे कहाँ ही होंगे, मतलब भाई बहन कजिन वजिन सबको उठा के लेके आया और आपने बोला सर हम 12 लोगों को आप एडजस्ट कराओ। मैं बोलूंगा ठीक है, मेरे पास बाहर ये, अच्छा ये जरा समझना, 3D को मैं अंदर बोलूं 4D को बाहर बोलूं, ये आपको समझ में आएगा? 3D अंदर 4D बाहर, ये समझ में आएगा? ठीक है, तो मैं आपको चॉइस देता हूं, कि अच्छा ठीक है देखो मेरे पास 3D तो फुल है, 3D मेरे पास क्या है? फुल है। आप एक काम करो 4p और 4d में रह लो, बाहर गेस्ट हाउस में रह लो आप। मैंने आपको क्या दिया? चॉइस दिया। समझ में आया सब बच्चों को? यस बच्चा लोग? हाँ। अब यहां से मैटर शुरू होता है। अब यहां से क्या होता है? मैटर शुरू होता है कि आप बोलते हो सर बाहर जो गेस्ट हाउस है उसमें एसी नहीं है, उसमें फैसिलिटीज नहीं है, हम नहीं रहेंगे। आप जबरदस्ती करते हो, आप नखरे करते हो, नहीं हम नहीं रहेंगे, बाहर गेस्ट हाउस है वो हमको, मतलब हमको 4D में नहीं रहना है। तो आप बोलो हमको 4D में जाना ही नहीं, हमको बाहर जाना ही नहीं है, हमको घर में अंदर ही रहना है जहां पे अच्छे बेडरूम है, अच्छी एसी वेसी सब लगे हुए। तो मैं सोचूंगा यार फिर क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि क्या करो? एडजस्टमेंट करो। क्या करो? एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट करेंगे? ये दिख रहा है, ये मेरे घर में 4 रूम में सिंगल सिंगल लोग रह रहे हैं, क्या मैं इनको ऐसा शिफ्ट करा के एडजस्टमेंट करा सकता हूं? बोलो हाँ या ना? यस। तो आप जबरदस्ती मेरे से एडजस्टमेंट करवाओगे। क्या ये कहानी आपके दिमाग में फॉर्म हो रही है? क्या आप ये समझ पा रहे हो? मेरे घर पे लोग आए रहने, फिर मेरे घर के जो 4 कमरे थे उसमें लोगों को मैंने शिफ्ट किया, जगह बनाई कि भाई मेहमानों को रहना अंदर। आप इसको ऐसे समझो।
ठीक है ना, तो आपको ये कहानी याद रह जाएगी। चलो, तो अब मेरे पास जो एक्साइटेड स्टेट होगा, मतलब जो मॉडिफाई किया एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। वहां पर जो 3D है, 6 इलेक्ट्रॉन अब भी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने कर दी पेयरिंग। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब ये दो क्या हो गए बताओ, ये दो हो गए खाली, ये दो हो गए क्या, खाली। तो अब एटलीस्ट आपके जो 6 साइनाइड थे उसमें से 2 को सेटल होने का मौका तो मिल गया, 2 को अंदर रहने का मौका मिल गया। मतलब 2 साइनाइड मतलब एक एक लोन, हर एक साइनाइड का एक लोन पेयर, समझे, हर साइनाइड का एक एक लोन पेयर। तो 4 मेंबर आपके यहां पे रह सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही सब बच्चों के? यस और नो? ये एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और मैंने ये वाला 4p जो है, सॉरी, ये वाला जो 4p है ये भी एज इट इज यहां लिख दिया, ठीक है। तो इससे आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? तो भाई तुम 4D में जाने को रेडी नहीं थे, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी वाला था ना, 4D बहुत हाई एनर्जी वाला है। 4D तो 5s के बाद भरता है ना। तुमको मन था कि भाई जितना हो सके मैं यहां पे एडजस्टमेंट कर लूं, तो आप बोले ठीक है। अब क्या हुआ, अब नोट करो, अब नोट करो। तो यहां पर टोटल अभी भी सारा जो फंडा है वो 5 कंपार्टमेंट खाली है। कितने कंपार्टमेंट खाली है? 1 2 3 4 5, बरोबर है? यस और नो? लेकिन आप ये सोचो कि जब Fe2+ बनाना है, क्या बनाना है? Fe2+ बनाना है, तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करने हैं। मैं कहां से लूज करूंगा? आउटर मोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन गए, अब खाली हो गए तुम्हारे 6 कंपार्टमेंट। देखो ध्यान से, समझ में आया कि मतलब मेरे घर में ऑलरेडी 2 लोग रह रहे थे, पुराने दोस्त। अब तुम आए रहने, मैं बोलूंगा एक काम करो भाई, तुम लोग चलो कमरा खाली करो। तो उन दोनों को मैंने गेट लॉस्ट कर दिया, उन दोनों को भगा दिया। तो अब मेरे पे चार्ज कितना आया? तो ये मेरे पे Fe2+ आ गया, और अब मेरे पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन ही बचे। क्या ये भेजे में गया? बोलो आया ना एवरीबॉडी। और मैं अब क्या करूंगा, अब मैं प्यार से आप लोगों को अंदर बुलाऊंगा और बोलूंगा एक काम करो, 6 साइनाइड है, 6 जगह सेटल हो जाओ, बात खत्म करो, चलो। इससे फायदा क्या हुआ आपको? 6 साइनाइड के 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए अच्छे से जगह मिल गई। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस और नो? क्या पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह से, पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे तैयार हो गया? यस बच्चा लोग? कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए क्या क्या आपने नोट की एक बात, कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाने में एक बहुत यूनिक चीज हुई कि जो ओरिजिनली सिंगल इलेक्ट्रॉन से उनको क्या करवाया, उनको उनकी पेयरिंग करवाई और जबरदस्ती करवाई है। ये मत भूलना, उनकी क्या करवाई बच्चों? उनकी पेयरिंग करवाई। और कैसे करवाई है पेयरिंग? जबरदस्ती करवाई है पेयरिंग। हां, मतलब आपने बोला नहीं नहीं, आपने जिद की और आपने पेयरिंग करवाई। अच्छा, आप क्या हो? आप साइनाइड हो, आप लाइगेंड हो। तो लाइगेंड इस टाइप का है। अब यहां पे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। साइनाइड इज द टाइप ऑफ लाइगेंड दैट कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जो ओरिजिनली अनपेयर्ड थे, साइनाइड ने उनकी पेयरिंग करवा दी। तो साइनाइड के पास कुछ तो ऐसी एबिलिटी होगी ना, कुछ तो ऐसा पावर होगा ना, जिससे वो पेयरिंग करवा रहा है। यस, ऐसे लाइगेंड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, मजबूत लाइगेंड है, वो क्या करेगा? वो पेयरिंग कराएगा। अगर ये ऐसा लबड़ झबड़ होता, गरीब लाइगेंड होता, तो तुम इसको भाव देते क्या? तो तुम बोलते ना ना भाई, मेरी फैमिली यहीं रहेगी ऐश में अपने घर के अंदर, तुम जाओ यहां सेटल हो जाओ गेस्ट हाउस में, रहना है रहने तो भाड़ में जाओ। समझे कि नहीं समझे? तो अगर वीक लाइगेंड होता तो वो कहां जाता? बाहर। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो वो कहां आएगा? अंदर। क्या ये बात भेजे में जा रही है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड अंदर कैसे आएगा?
जो तुम्हारे ओरिजिनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पेयरिंग करवा के आएगा। ये बात समझ में आई? अब तुरंत अगला सवाल आपके दिमाग में क्या आएगा, सर हमको कैसे पता कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है ना? तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आया ना, सर हम कैसे जज करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो सर बताएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? 4 ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स है। कौन से? तुम्हारे पूरे सिलेबस में कितने स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? 4। एक्चुअली 3 ही है, मतलब 4 पकड़ लो, ठीक है। 4 ये हैं, CO कार्बोनिल, CN साइनाइड, EN इथिलीन डायमाइन एंड NH3 व्हेन इट इज पेयर्ड विद कोबाल्ट। बट पहले 3 CO, CN और EN, ये 3 जो है ये ढंग के स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। मतलब ये तीनों आएंगे तो पेयरिंग कराने का, इसके अलावा कोई भी आएगा तो पेयरिंग नहीं कराने का। पहले ये अपने दिमाग में बिठा लो। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यस, मतलब कि साइनाइड आया है इसलिए पेयरिंग हुई। अगर साइनाइड की जगह पे समझो क्लोरीन आता या फ्लोरीन आता या वाटर आता तो आप क्या करते? पेयरिंग कराते। तब आप उसको कहां भेजते? बाहर भेज देते, 4D में चला जाता वो। ओके, तो सर वो 4D में जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता? यहां 3D में आके क्या उखाड़ा? तो भाई 3D में आके ये उखाड़ा कि 3D में कम एनर्जी 4D में ज्यादा है, तो यहां पे उसको अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही है। बोलो हाँ या ना। यस, तो आपको इससे इसकी एक प्रॉपर्टी समझ में आई। ये अंदर के डी में आया कि बाहर के डी में गया, क्या लगता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनर डी कॉम्प्लेक्स। इजी, इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, इसने कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए? देखो तुमको वीबीटी की सुंदरता समझ में आएगी। अभी क्या क्या ऑक्यूपाई किया उसने? 3D के 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए, 4s का 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया, 4p के 3 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए। यस और नो बच्चा लोग? तो D के 2, S का 1 और P के 3, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन रेडीमेड तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कितना प्यारा है? यस और नो बच्चा पार्टी? और यही अगर बाहर जाता तो वो sp3d2 हो जाता और वो आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो जाता। गया दिमाग में? बोलो यस और नो। क्या ये रियलाइज हुआ कि ऐसे स्ट्रक्चर लिखने से वीबीटी से डिटेल्स पता चल रही है? अब ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना बच्चों, अगेन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के हिसाब से डायरेक्ट है। हर हाइब्रिडाइजेशन का एक ज्योमेट्री फिक्स है ना, जैसे sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, सब मालूम है आप लोगों को। sp का क्या होता था? लीनियर होता था, है ना? वैसे ही D2sp3 और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फिक्स है। क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है? फिक्स है। तो आपको यह भी समझा कि अच्छा, इस पूरा स्ट्रक्चर लिखने से मैंने ज्योमेट्री बता दी, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, इनर डी है कि आउटर डी है यह भी बता दिया। क्या मैं यह भी बता सकता हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे? अरे देखना भाई, सारे के सारे पैड दिख रहे हैं ना, सारे पैड हैं कि नहीं है? यस और नो बच्चा लोग? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 0। अच्छा, सारे पैड हैं तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझ में आया। अरे बोला सही है यार सर, इससे तो सब पता चल रहा है। सारे पैड है तो कैसा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बोलो हाँ या ना। सारे पैड है तो कैसा सब्सटेंस है? ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना। सारे पैड है तो डायमैग्नेटिक, एक या 2 अनपेयर्ड निकला तो पैरामैग्नेटिक, 2 से ज्यादा अनपेयर्ड निकले तो फेरोमैग्नेटिक। पता है सबको? ये इजी है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा रहेगा आपने फिजिक्स में सब बच्चों ने। यस और नो? या तो केमिस्ट्री में मैंने भी ये पहले बताया हुआ ही है, वैसे भी आई थिंक हमने सॉलिड स्टेट में भी किया ना शायद। यस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक चीज जो थोड़ी एंट्रेंस के हिसाब से जरा सीईटी जेई के हिसाब से बता दूं कि वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछते हैं। क्या? म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? याद करना जरा, जिनको आता है। रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। यूनिट ये था ना, बोर मैग्नेटॉन। तो यहां पर कितना है? उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही 0 है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। यहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको ये समझ में आएगा कि इस किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी जो कुंडली है, मतलब कि वो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कौन से ऑर्बिटल में गया, क्या ज्योमेट्री हुई, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये वीबीटी की कहानी से मैंने सब कुछ बता डाला आपको। बोलो हाँ या ना। और यही है एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको उसने बोला एक्सप्लेन दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, एक मस्त पूरा पेज भर के आपका बड़ा सा अच्छा लॉन्ग आंसर बनता है 3 मार्क का। समझ गए बच्चा लोग? मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से ही दिया है। आई होप ये क्लियर हुआ। कहानी जो मैंने बताई समझ में आई? यस। क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करो तो वो इनडायरेक्टली आपको यहां पे वीबीटी पूछ रहा है। तो चलो बना के देखते हैं। तो ये बना के देखते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो वीबीटी का, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी वो आपको एक और ऐसा जैसे कि वो पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो, लेट्स सी। COCl4 वाला एक तो पूछ लिया। नंबरिंग में भी डिफरेंट इन माय टेक्स्ट बुक, दैट्स फाइन। हाँ, जैसे कि ये वाला भी है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दो VCl4 में, है ना। वेनेडियम है और फिर उसके साथ 4 क्लोरीन के लाइगेंड है। इसका आपको वो पूछ रहा है कि ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम्स एंड बताओ। फिर जैसे कि ये वाला भी है, वो बोल रहा है भाई पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये बताओ, है ना। तो आपको जब वो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स देके इन प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा वो आपको बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ रहा है। समझ आ रही बात? तो चलो एक अपन कोई भी उठाते हैं, जैसे कि इसमें से ये वाला उठा लेते हैं और इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। COCl4 टाइम्स 2-। क्या था एग्जांपल हमारा? COCl4 टाइम्स ओवरऑल 2-। यस, ये हमारा एग्जांपल था। डेफिनेटली दिस इज एन एक्सेप्शन। पहले तो इसमें यही नोट कर लो भाई कि ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? होना चाहिए 6। नॉर्मली कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, बट हियर इट इज 4। यस, बट हियर इट इज 4 एंड आई थिंक सो in your textbook in the question they've already mentioned that this is a tetrahedral complex. just check. yes, they've already mentioned, but अगर उन्होंने मेंशन नहीं भी किया होता तो भी अपन निकाल लेते। अभी दिखाएंगे कैसे। चलो वीबीटी के हिसाब से इसको पहले एक्सप्रेस करना है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या बोला था मैंने, याद करो। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था? पहले डिसोसिएट कर लो। तो COCl4, तो इसमें तो कोई डिसोसिएशन की बात ही नहीं, ये एज इट इज में लिख दूंगा क्योंकि ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, ये एज इट इज आयन है, तो इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो स्टेप नंबर 1 एज इट इज लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने ढूंढने को? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना होगा इसमें? इज +2। ये तो सबको आता है करने के लिए क्योंकि कोबाल्ट -4 इक्वल टू -2, so cobalt becomes +2. yes everybody, what is the coordination number of cobalt here? 4 मतलब कितने? 4 पेयर ऑफ, यस 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। यहां तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई सवाल, कोई डाउट? एकदम अच्छे से समझ में आया। चलो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने वाले हैं। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे आप लोग? स्टेप 3 में उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, मतलब कि बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। जो डब्बे में बनाता हूं, हमेशा मैं डब्बे बोलता हूं ना, ठीक है। अभी कोबाल्ट का ओरिजिनल नंबर क्या है? 27 या 28? फिकोनिक्कू इज 26, 27, 28, 29। फिकोनिक्कू है ना, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। कोबाल्ट इज 27, मतलब आर्गॉन 18, 3d7, 4s2, 4p0, 4s, 4d, whatever, 4t0, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। खैर ठीक है, समझ में आया सबको?
3D में मैं क्या बनाऊं, कितने डब्बे बनाऊं 3D में? 5 डब्बे, और यहाँ पे 4s में 1 डब्बा, और 4p में कितने डब्बे? 3 डब्बे। सबको आता है ना ये? यस। 3D 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4s2, 4p 0। समझा कि नहीं समझा? यस। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? तो ये उसका ग्राउंड स्टेट था, ये उसका ग्राउंड स्टेट था। ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होएगा? तो बोलोगे कि अच्छा CO2+, अब इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन ही बचे, कहां से वो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को? 4s में से या 3D में से? 4s में से लेके जाएगा। आई थिंक ये इजी लग रहा होगा अभी। यस बच्चों, बढ़िया। 4s में से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया। अब आपके पास S और P 4 डब्बे खाली हो गए। अच्छा, ये बताना क्लोरीन वीक है कि स्ट्रांग है? मैंने 4 स्ट्रांग के नाम बता दिए थे ऑलरेडी, CO, CN, EN, NH3। क्लोरीन क्या है? वीक है। वीक है तो पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? पेयरिंग नहीं कराएगा, मतलब कि क्लोरीन आएगा। हाँ, मैं कोबाल्ट हूं, क्लोरीन मेहमान है मेरे घर पे, लेकिन ये वो मेहमान है जिसको मुझे ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। बोला चल गेस्ट हाउस में रहने का तो रह, नहीं तो जा चल, ठीक है ना, ज्यादा भाव मत खा। तो मतलब कि बाहर उसको मैंने रहने को बोल दिया। अब वो बाहर रहने को तैयार है। अच्छा, कितने क्लोरीन आए, कितने मेंबर आए उसकी फैमिली के? 4। 4 लोग आए, 4 लोगों को, मतलब 4 लोन पेयर आए। तो मैंने चारों को बोला भाई तुम्हारा एक एक कमरा है बाहर मैंने रखा हुआ है, तुम जाके सेटल हो जाओ। तो क्या हुआ? यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, Cl 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 Cl, सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे सेटल कर दिए। क्या ये बात भेजे में चली गई? उन्होंने क्या क्या ऑक्यूपाई किया बच्चा लोग? उन्होंने एक S ऑक्यूपाई किया और 3 P ऑक्यूपाई कर लिए। यस और नो? सो अच्छा हाँ, यहां पे मैंने एक चीज सॉरी मिस कर दी, छोटी सी एक चीज मिस कर दी मैंने, मैं वो भी लिख देता हूं। बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पेयर्ड, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो कोई स्पिन बचेगा कि सारे स्पिन कैंसल आउट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का एक होता है ना पॉजिटिव स्पिन, एक नेगेटिव स्पिन, पता है ना, अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो। सारे स्पिन कैंसिल हो गए तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये? अगर 2 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा अनपेयर्ड बचे होते तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता। ठीक है बच्चों? हाँ, ये मैं लिखना भूल गया, सॉरी, ये लिख लेना। ओके, सो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि ये, अच्छा, इनर डी में आउटर डी में कहीं आया ये इनर डी आउटर डी कहीं गया ही नहीं, तो इनर डी आउटर डी तो नहीं। हाँ हाँ, बट इनर या आउटर ऐसे बोलूं, डी छोड़ो, इनर आउटर कहां गया? इनर कि आउटर? सबसे बाहर वाले को ऑक्यूपाई किया उसने, 4p को ऑक्यूपाई किया ना। 3D में तो आया नहीं, पेयरिंग तो करा ही नहीं, तो टेक्निकली आउटर, समझा? यस और नो? ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो बच्चा लोग? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? देखो, उसने एक S लिया और 3 P लिए, sp3 का ज्योमेट्री सीधा सीधा क्या लिख दूं? समझा? क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल नहीं लिखा होता तो भी आप प्रूव करके दिखा सकते थे। हेंस प्रूव्ड। यस और नो? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रूफ? यस। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? ज्योमेट्री हो गई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चा लोग? कितने हैं देख के बताओ। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ VBT, ऑल द आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, देख के लिखने यार। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 3। समझे? इसकी ये n की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो ये हाई स्पिन या लो स्पिन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना रहेगा? n इंटू n+2 का रूट, मतलब 3 इंटू 5 का रूट, सही है, मतलब 15 का रूट, मतलब 3.9 बोर मैग्नेटॉन। 16 होता तो रूट 4 हो जाता ना, तो 15 का रूट समवेयर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जा रहा दिमाग में?
मैंने रफली लिख दिया, आप लोग प्रिसाइज कैलकुलेशन कर लेना, 3.8 समथिंग आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ सब बच्चों को। बोर मैग्नेट्रॉन, तो आपने क्या किया, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बता दी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। यस और नो? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की अगर आपको नॉलेज नहीं है, कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप गड़बड़ करोगे इसमें। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड याद हो गए, जो मैंने 4 नाम बताए बस वो याद हो गए, तो बाकी आपका एकदम सॉर्टेड है। वीबीटी इज वेरी वेरी इजी। इस कंपाउंड के लिए सारी हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टीज वगैरह सब बताओ। चलो क्या आएगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन आएगा, नहीं पहले बताओ इनर डी है क्या आउटर डी है? आउटर डी है। सब लोग अग्री करते क्या है ये? आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी सीरीज, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, जो बोलना है बोलो। ठीक है, अच्छा कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे ना, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि पेयरिंग नहीं कराई ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अच्छा एक और ट्रिक दिमाग में आ गई होगी, अच्छा कि हमको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पता है वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कि नहीं? हाँ सही है ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई बच्चों? sp3d2, ज्योमेट्री क्या हुई? ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले लिख लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट भी लगे हाथ निकाल ही लो, फिर वही आएगा। हाँ एन की वैल्यू, अच्छा जो स्मार्ट बच्चे वो क्या करेंगे, एन की वैल्यू अगर 1 अनपेयर्ड है तो इतना आता है, 2 अनपेयर्ड इतना आता है, 3 अनपेयर्ड इतना आता है, याद ही हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, है कि नहीं? यस बच्चों, एकदम मस्त। n इंटू n+2 यानी कि √15 यानी कि रफली 3.9। अगेन प्लीज ये कंफर्म कर लेना 3.8 है कि 3.9 है, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट राइटिंग एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ये आपका वीबीटी का बहुत सारा अलग अलग टाइप का फंडा आपको समझ में आ गया। वाई आई इंसिस्टेड कि हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल से करें, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ना उन्होंने भर भर के रूल्स लिखे हैं, जो आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कभी कि राइट द स्टेप्स ऑफ वीबीटी या राइट हाउ वीबीटी, ये नहीं पूछने वाला कोई। वो सीधा बोलेगा कि ये कंपाउंड को वीबीटी के हिसाब से समझाओ। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा थियरी पेपर में कि भाई एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू वीबीटी, एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू वीबीटी। आपको वो करना है, आपको ये जैसे आईयूपीएससी का मैंने क्या बोला, रूल रटना नहीं, रूल अप्लाई करना सीखना है। सेम वे यहाँ पे स्टेप्स रटने नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेप्स अप्लाई करने, ठीक है ना? बट मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारे स्टेप्स को एक बार अच्छे से पूरा का पूरा रीड करके गो थ्रू करो। कहीं पे कुछ हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली पूछ के वो बात को क्या करो, क्लियर कर लो। बट डोंट सिट एंड मेमोराइज दिस। जो चीज मेमोराइज करने जैसी वो मैं ऑलरेडी मार्क करके हाईलाइट करके आपको लिख देता हूं कि भाई ये डेफिनेशन है, ये शॉर्ट आंसर है, ये लॉन्ग आंसर है, ये इतने मार्क्स के लिए आएगा, आपको पता ही है। यहां पर वो टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अच्छा है आपके लिए, बिकॉज इट्स यूजलेस टू सिट एंड लर्न दिस। रादर देन दैट उतना टाइम आप 2-4 एग्जाम्पल लेके कोई भी रैंडम कंपाउंड उठा के उसकी स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करो, आपके कॉन्सेप्ट्स भी और क्लियर हो जाएंगे। मैंने तो ऑलरेडी आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे करा दिए बच्चों। इज दैट ओके? क्लियर?